चलिए आज इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जब ब्रिटेन ने भारत के बंटवारे को रोकने के लिए अपनी आखिरी और शायद सबसे बड़ी कोशिश की थी। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत का वो दर्दनाक बंटवारा, वो हिंसा टाली जा सकती थी? इसी सवाल का जवाब हमें 1946 के कैबिनेट मिशन की इस कहानी में मिलेगा। तो ये सब हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1940 के दशक के बीच में माहौल में जबरदस्त तनाव था, जैसे किसी बारूद के ढेर पर पूरा उपमहाद्वीप बैठा हो। देखिए, 1940 से ही मुस्लिम लीग एक अलग मुल्क की मांग कर रही थी। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों पर जोरदार दबाव बनाया, और जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटेन की कमर आर्थिक और सैनिक दोनों ही तरह से टूट चुकी थी। बस इन्हीं सब वजहों ने मिलकर कैबिनेट मिशन के आने का रास्ता तैयार कर दिया था। तो उस वक्त मसला ये था कि आज़ाद भारत को लेकर दो बिल्कुल अलग सोच थी जो आपस में टकरा रही थी। एक तरफ कांग्रेस थी जो कहती थी कि भारत एक रहेगा, अखंड रहेगा, और दूसरी तरफ थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसकी सीधी मांग थी मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान। अब जब बात किसी भी तरह बन नहीं रही थी तो ब्रिटिश सरकार ने अपना आखिरी पत्ता फेंका। उन्होंने सोचा कि किसी तरह शांति से सत्ता सौंपी जाए, और यही आखिरी दांव था, कैबिनेट मिशन। तो मार्च 1946 में ये मिशन भारत आया, और इनके सामने 3 बहुत बड़े काम थे। पहला, एक नए संविधान का ढांचा तैयार करना जिस पर सब राजी हों। दूसरा, एक अंतरिम सरकार बनाना जो देश चला सके। और तीसरा, पावर ट्रांसफर का पूरा प्रोसेस शुरू करना। तो आखिर इस मिशन ने क्या हल निकाला? उन्होंने एक प्लान पेश किया जो कागज पर तो बहुत शानदार था, लेकिन असल में बहुत ही नाजुक। एक ऐसा प्लान जो बंटवारे को टालने के लिए बनाया गया था। देखिए, मिशन ने बंटवारे की बात को तो सिरे से खारिज कर दिया, कहा कि देश नहीं बटेगा, लेकिन एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने एक फेडरल स्ट्रक्चर का आइडिया दिया, मतलब एक ऐसा ढांचा जिसमें केंद्र सरकार बहुत मजबूत नहीं होगी, ताकि सबको साथ रखा जा सके। और ये प्लान दिलचस्प इसलिए था क्योंकि इसमें केंद्र सरकार को बहुत ही लिमिटेड पावर्स दी गई थी। सोचिए, सेंटर के पास सिर्फ 3 चीजें थी: डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस। बस बाकी सारी ताकत राज्यों यानी प्रांतों के पास होती। ऐसा इसलिए किया गया ताकि मुस्लिम मेजॉरिटी वाले प्रांतों को लगे कि हाँ, हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में है। इस पूरे प्लान का जो सबसे अहम हिस्सा था वो था प्रांतों की ग्रुपिंग। जैसा यहाँ दिख रहा है, ग्रुप ए में हिंदू बहुल प्रांत थे और ग्रुप बी और सी में मुस्लिम बहुल। ये एक तरह से भारत के अंदर ही एक मिनी पाकिस्तान बनाने जैसा था। आइडिया ये था कि इससे मुस्लिम लीग भी खुश हो जाएगी और देश भी एक बना रहेगा। फिर नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाने की बात हुई, और इसमें एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी वॉल्व लगाया गया था। वो ये कि किसी भी बड़े फैसले के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के ज़्यादातर लोगों की सहमति ज़रूरी होगी, ताकि कोई भी एक ग्रुप दूसरे पर अपनी मनमानी न कर सके। इतना सब कुछ तो ठीक था, लेकिन फिर ये पूरा का पूरा प्लान, ये समझौता ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, और बहुत तेजी से। यहीं से कहानी ने एक बहुत ही दुखद मोड़ ले लिया। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो संविधान सभा बनेगी वह पूरी तरह आज़ाद होगी और वो किसी भी नियम को बदल सकती है। बस मुस्लिम लीग ने इसका मतलब ये निकाला कि कांग्रेस बाद में इस ग्रुपिंग वाले प्लान को ही खत्म कर देगी। इसे एक सीधी धमकी की तरह लिया गया। और फिर इसके जवाब में जिन्ना ने कहा, बस अब बातचीत खत्म। उन्होंने मिशन से अपना सपोर्ट वापस ले लिया और ऐलान कर दिया कि अब मुस्लिम लीग पाकिस्तान हासिल करने के लिए डायरेक्ट एक्शन यानी सीधी कार्रवाई करेगी। और ये जो राजनीतिक लड़ाई थी ना, ये बहुत जल्द सड़कों पर उतर आई। नतीजा, भयानक सांप्रदायिक हिंसा। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया, और इसने कलकत्ता में भीषण दंगों की आग लगा दी। आंकड़े देखिए, कुछ ही दिनों के अंदर कलकत्ता में 4000 से ज्यादा लोग मारे गए। इस खून खराबे के बाद एक अखंड, एक एकजुट भारत की जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी खत्म हो गई। अब समझौते के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, और इसके साथ ही एक एकजुट भारत का सपना भी टूट चुका था। अब जमीन तैयार हो चुकी थी
उपमहाद्वीप के उस दर्दनाक बंटवारे के लिए? आज भी इतिहासकार इस पर बहस करते हैं। क्या ये एक मौका था जो हमने गंवा दिया, या फिर ये एक ऐसी नाकामी थी जिसे टाला ही नहीं जा सकता था? कुछ लोग कहते हैं कि अगर नेताओं ने थोड़ा लचीलापन दिखाया होता तो शायद बंटवारे की नौबत ही ना आती। वहीं दूसरों का मानना है कि तब तक अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसे पाटना नामुमकिन था। भले ही ये मिशन अपने असली मकसद में नाकाम रहा, लेकिन इसकी एक विरासत जरूर है। इसने अनजाने में ही सही भारत की संविधान सभा की नींव रख दी, और इसने उन गहरे मतभेदों को भी शीशे की तरह साफ कर दिया जिनकी वजह से बंटवारा आखिर में होके ही रहा। तो आखिर में कैबिनेट मिशन की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि राजनीतिक समझौते चाहे कितनी भी अच्छी नीयत से किए गए हों, वो तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक पार्टियों के बीच आपसी विश्वास की नींव ही मौजूद न हो। जब भरोसा ही खत्म हो जाए तो बड़े से बड़ा प्लान भी फेल हो जाता है।